की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं 2022 का। ठीक है, 2022 का सेट नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे कौन सा देखेंगे, कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक सॉल्व कर। 5वें का कहाँ से देखेंगे, क्या है अर्धचालक, क्या है मादन या अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। देखिए समझाएंगे, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखिए लिखिए, क्या अर्धचालक क्या है मादन या अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर प्रभाव पड़ने के वाले प्रभाव को समझाइए। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, बेठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है। क्या चालकों से कम होती है, लेकिन कुचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसका लिख लिया एग्जाम्पल, जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक है, फिर देखिए शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता अति अल्प होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। परंतु किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया, थोड़ा सा अगर अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उसमें क्या होती है, उसकी चालकता क्या होती है, बहुत ही हाई हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हो, चालकता का मतलब क्या, शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है, अति अल्प होती है। परंतु क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक की थोड़ा सा क्या उसमें अपद्रव्य मिला दें तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही कारण है, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, इतना आपको लिखना था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। हो चुका, परिभाषा लिखवा चुके हैं पीछे। एक समान विद्युत क्षेत्र में, इतना तो हो चुका है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखिए व्युत्पन्न करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, व्युत्पन्न। सबसे पहले यहाँ पर आपको फार्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं। 5वें का क्या है हमारे पास, 5वें का देखिए, 5वें का क्या है, 5वें का है हमारे पास, रुक जाइए, 5वें का खा है। कौन सा है, खा। आपने बल आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा होगा, बल आघूर्ण का निकाला भी होगा। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण टोर्क किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। क्या होता है, पी साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब लिखिए यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव को अन्य कोण, यानी कि अन्य कोण डी थीटा, अन्य कोण यहाँ पर क्या ले लेंगे, विद्युत द्विध्रुव को अन्य कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया, या घुमाने में किया गया लिख सकते हैं। घुमाने में किया गया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, घुमाने में, दिख रहा है हमको, घुमाने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को अन्य कोण डी थीटा में घुमाना किया गया कार्य क्या होता है, टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए डी थीटा का मान हमें दिया, यानी कि टाउ का मान दिया। देखिए पी साइन थीटा दिया है यहाँ पर, पी साइन थीटा डी दिया है, पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा हमें दिया है। अब लिखिए विद्युत द्विध्रुव को, देखिए विद्युत द्विध्रुव या विद्युत क्षेत्र में लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में पूछा गया। हाँ, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा वन से थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, कार्य के लिए क्या करें, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 पर घुमाने में क्या, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो इसका डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन थीटा बराबर लिमिट क्या है हमारे पास, थीटा बराबर क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 है। ठीक है, थीटा 1 से कितना है, थीटा 2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, पी क्या हो जाएगा, पी ई, यहाँ पर डी थीटा भी लिख दीजिए, पी डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। और पी क्या हमारे पास क्वेश्चन टूल, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पी इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2
साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, क्या होता है कोस थीटा होता है। तो W बराबर क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, P क्या होता है कोस थीटा, किसका होता है कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा होता है, किसका होता है माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा, θ1 से θ2। और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट किस तरह से, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लिखते हैं। पहले क्या पुट करेंगे अपर लिमिट थीटा की जगह, कहाँ पर पुट करना है थीटा की जगह, और यहाँ पर एक्स होता है तो एक्स यहाँ पर पुट करते थे, एक्स में यहाँ पर एक्स में लिमिट दीजिए, यहाँ पर थीटा में देंगे तो थीटा की जगह पर पुट कीजिए। तो माइनस का क्या हो जाएगा कोस थीटा की जगह पर θ2 और माइनस बीच में आता है कि नहीं, और माइनस का यहाँ पर लिखिए, माइनस का क्या है कोस θ1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस θ1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं। तो W बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस θ2 बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कोस θ1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस θ1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री में थीटा 90 डिग्री से थीटा बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर थीटा तो पूछा गया, क्या थीटा बराबर थीटा दिशा में थीटा कोण पर, और θ1 यानी क्या ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, θ1 क्या ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है θ1 क्या ले लेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री और θ2 बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे थीटा तक घुमाने में क्या आएगा तक या से तक, यानी कि θ1 90 डिग्री से थीटा से लिख दीजिए पर से θ2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया, तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर देखिए PE ज्यों का त्यों लिखा है HT, देखिए θ2 की जगह पर क्या लिख देंगे थीटा, माइनस का कोस थीटा लिख दिया, ठीक है दिख रहा होगा, और प्लस का θ1 की जगह पर क्या लिख देंगे हम 90 डिग्री, क्या लिख देंगे 90 डिग्री कोस 90, क्या हो जाएगा कोस 90 का मान कितना होता है बताइए, यहाँ पर कोस 90 का मान कितना होता है, देखिए कोस 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कोस थीटा माइनस के कोस 90 यहाँ पर हो जाएगा, कोस 90 का मान बताइए कितना होता है, ठीक है कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। W बराबर ठीक है टेबल आप याद कर लेना, कोस का मान क्या होता है साइन का मान क्या होता है, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा माइनस का कोस थीटा बचेगा कि नहीं, माइनस का कोस थीटा बचा, और वहाँ पर तो 0 हो गया उसको छोड़ दीजिए, लिख दीजिए 0, ठीक है कितना बचा हमारे पास 0 बचा। तो W बराबर क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का PE कोस थीटा, दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा है, माइनस का PE कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें चूँकि स्थितिज ऊर्जा निकलना, यही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में, लिख दीजिए यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ले सकते हैं, ऊर्जा के रूप में स्थिति यानी कि ये कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है संचित हो जाता है, यानी कि यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। इसी को बराबर लिख देंगे यू के, यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस के PE कोस थीटा, यही आपको निकालना था व्यंजक, ठीक है यही क्या निकालना था यहाँ पर, इतना सिंपल है, कुछ कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं कठिन है, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला DW बराबर क्या होता है टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा होता है, किया गया W बराबर क्या हो जाएगा टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर टाउ का मान रख देंगे, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया, तो लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर थीटा बराबर 90 डिग्री लगेंगे θ2 को घुमाने में किया कर, जहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री θ1 की जगह पर 90 डिग्री θ2 की जगह पर थीटा रख देंगे, बस यहाँ पर P माइनस के कोस थीटा, फिर यही कार्य क्या हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है, बस हो जाएगा डेरिवेशन। इस टाइप से आपको करना, कठिन थोड़ी ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में शून्य क्रम में 10वां क्रम दीर्घ फ्रिंजे किसी संदर्भ बिंदु
बिंदु से तरंगदैर्घ्य यानी क्रमशः क्या संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.5 मिलीमीटर एवं 14.5 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसमें प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन है शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्तपुंज की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन। तो दीप्तपुंज की पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दीप्तपुंज की चौड़ाई। देखिए क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में शून्य क्रम 10वां क्रम, क्या है 10वां क्रम में दीप्तपुंज से किसी संदर्भ से क्रमशः 11.50 से मिलीमीटर एवं 11.50 मिलीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। क्या होता है? दूरी पर प्राप्त होता है। इतने से इतने प्राप्त होता है। 14.50 में से 11.50 यहाँ पर घटाइए, डब्लू बराबर, तो यहाँ पर लिखिए दीप्तपुंज की चौड़ाई, कौन सा गा है हमारे पास, 5वें का गा, तो यहाँ पर लिखिए पहले दीप्तपुंज की चौड़ाई लिखिए, दीप्तपुंज की चौड़ाई, दीप्तपुंज की चौड़ाई डब्लू से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से घटा देते हैं, जो डेरिवेशन आपने किया तो मालूम होगा। ठीक है, 14.50 में से क्या घटा देंगे, 11.50 घटा देंगे। 14.50 में से माइनस क्या 11 पॉइंट क्या घटा देंगे 50, और डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई ये 10वां लिख देंगे। 10वीं यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, यानी कि 10वां क्रम दीप्त से, तो 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्लू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14.50 में से 11.50 गए तो कितना बचेगा बताइए। देखिए घटा देते हैं, यहाँ पर देखिए 0 में से 0 गया 0 बचेगा। ठीक है, देखिए 5 में से 0 गया, 5 में से 5 गया कितना बचेगा 0 बचेगा, पॉइंट लगाया। ठीक है, देखिए 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 की नहीं बचेगा 3। फिर देखिए 1 में से 1 गया 0, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा, या किसमें आ जाएगा 0. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डब्लू बराबर फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। डब्लू बराबर क्या होता है, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी होता है कि नहीं, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला लेमडा है ये। ठीक है, और इसी को क्या ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको नीचे ले आइए, डब्लू अपन लेमडा। ठीक है, डब्लू अपान लेमडा मल्टीप्लाई का नीचे आएगा किसका जो है डिवाइड का होता है डी लेमडा, और यहाँ पर बचा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर बचा है। अब देखिए समझिए हमें निकालना यहाँ पर देखिए क्या है, यानी कि देखिए क्या है, समायोजन हेतु शून्य क्रम में 10वीं दीप्तपुंज की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखिए डी लेमडा पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी निकाल लीजिए, इसकी। हमें चूँकि डब्लू कौन पता है, लेमडा कौन पता है, तो डी लेमडा यानी डी कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, क्या स्मॉल डी, डब्लू का मान हमने कितना निकाला 0.3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड बाई लेमडा का मान यहाँ पर कितना लेंगे 6000 लेंगे। देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम है, पहले क्या 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया लेमडा का मान, तो यहाँ पर 6000 मल्टीप्लाई इसको 10⁻⁻10 से कन्वर्ट कर दिया, एंगस्ट्रॉम में था इसमें मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में हो गया, किसमें हो गया मीटर, ये भी मीटर में। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हटाइए, यहाँ पर एक और 0 बढ़ा दीजिए, 10 से नीचे और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा 3 गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितने हो गए 4, 10 की पावर यहाँ पर 6 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10⁻⁻10 10 क्या है 10, 3 से उड़ा दीजिए, 3 1 3 3 दूनी 6 डी अपान स्मॉल डी बराबर क्या बचेगा 1 गुणे 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 में 10 की पावर 4 गया कितना बचेगा 10⁻⁻6 बचेगा, कितना बचेगा -6 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, इसको क्या ले सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻3 ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई इसको क्या तोड़ देंगे 10⁻⁻3 में, 3 में तोड़ देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10⁻⁻3 में। अब देखिए आधा सामान है घात जुड़ जाएगा 10⁻⁻3 10⁻6 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई के 2 देखिए 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/2 बचा, 1/2 का मतलब 0.5 लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए 1/2 ही लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए डी कैपिटल डी अपन स्मॉल डी बराबर क्या बचा हमारे पास 1/2 और 10⁻⁻3 को ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10⁻3 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं प्लस का हो जाएगा 10⁻3 प्लस का। ठीक है, डी अपन स्मॉल डी का माना गया। फिर यहाँ पर निकलना है यानी कि 10वीं दीप्तपुंज की स्थिति ज्ञात की, तो डब्लू डैश हो जाएगा यहाँ पर, डब्लू डैश बराबर दूसरा लेमडा है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर फिर इतना यहाँ पर इतना लेमडा बदल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा डी अपन लेमडा डैश इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लिया हमने लेमडा मान लिया, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर ठीक है आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि
यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर देखिए लेमडा का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर लेमडा का मान कितना दिया गया यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। 6000 एंगस्ट्रॉन्ग इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 6000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर में हो गया। और लेमडा डेस इसको मान लीजिए दूसरे को, लेमडा डेस का मान कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। 5000 एंगस्ट्रॉन्ग लिख दीजिए, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, क्या लिख दिया 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें, तो लेमडा डेस बराबर क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इतना हमें डाटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए। अब देखिए डी लेमडा अपान स्मॉल डी। अब देखिए केप इसका मान निकाल चुके, इसको लिख सकते हैं डी अपान स्मॉल डी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, लेमडा डेस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान दिया, इसका मान दिया है, निकाल चुके हैं। ठीक है, कैपिटल डी लिखा हुआ है। अब स्मॉल डी ये क्या है हमारे पास, स्मॉल डी, इसका मान कितना निकाला यहाँ पर 1/2 10⁻3, तो डब्लू डैश। ठीक है, डब्लू डैश इसका मान कितना निकाला 1/2 × 10⁻3। और लेमडा डैश का मान हमारे पास कितना था, लेमडा डैश का मान 5000 × 10⁻⁻10 कितना है 5000 × 10⁻⁻10 5000 × 10⁻⁻10। ठीक है, अब देखिए डब्लू डैश बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 गुणा। अब देखिए 10⁻3 हो जाएगा, 3 0 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। 10 की पावर -10 में से 10 की पावर 6 का कितना बचेगा, 10 की पावर 4 बचेगा। डब्लू डैश बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -4 बचेगा, किसका बचेगा -4, 10 की पावर -4 बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो डब्लू डैश बराबर कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -4। और देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0.5 25 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 0.25 लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई 25 का मतलब क्या होता है, पॉइंट एक के बाद तो एक के बाद लगाया, 0.25 कैसे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको अब पॉइंट को इधर ले आइए, तो 0.25 जब इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है, जोड़ेंगे तो 10 की पावर -4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, डब्लू डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 25, इसकी जगह मिलीमीटर लिख सकते हैं 0.25 मिलीमीटर। क्वेश्चन देखिए हमारे पास डब्लू डैश का मान आ गया, ध्यान से देखना आप। देखिए यहाँ पर चूँकि इन्होंने क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में 0 क्रम एवं 10वां क्रम द्विफिंज की संदर्भ बिंदु कितना दिया गया इतना, तो 0 क्रम का यहाँ पर कितनी दी गई, यहाँ पर संदर्भ बिंदु कितना दिया 11.25 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कहीं है 0 क्रम में 10वां द्विफिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 11.50 लिखिए। यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 क्रम लिखिए, 0 क्या लिखेंगे 0 क्रम फ्रिंज की स्थिति कितनी है, 0 क्रम फ्रिंज की स्थिति, 0 क्रम में फ्रिंज में लिखा हुआ लिख लेना। ठीक है, क्या में फ्रिंज की स्थिति कितनी दी गई है 11.50 मिलीमीटर। ठीक है, और 10वें क्रम में फ्रिंज की स्थिति निकालना है, 10वें क्रम में इसकी चूँकि दी गई है 10वें क्रम बे लगाइए यहाँ पर, 10वें क्रम में फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जोड़ दें 11.50 प्लस का इसका मान कितना निकाला 0.25 ही है 0.25। ठीक है, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका जोड़ने पर कितना आ जाएगा 14.0, यानी कि 14.00 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको जोड़िए मिलीमीटर। ठीक है, जोड़कर दिखा देते हैं। देखिए 11.2550 लिखिए, यहाँ पर पॉइंट है 25 लिख लीजिए। देखिए 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 0.25 है, यहाँ पर कितना 11.50। और देखिए 5 5 2 7 7 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 11.75 आ रहा है, हम इसको उल्टा जुड़ गए हमसे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 11.75। ठीक है, आप जोड़ लेना, चेक कर लेना, यहाँ पर 11.75 यही आएगा। देखिए इसको जोड़ा 11.50 0.25 5 5 2 7.11 और 1 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको सोल्व करना है, यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या है
कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है इसका निकाल लिया, दी फ्रिंज की चौड़ाई निकाल ली। यहाँ पर क्या निकाल ली, दी फ्रिंज की चौड़ाई, और डब्लू का मान आ गया इतना। तो यहाँ पर डब्लू बराबर यहाँ डी लेमडा अपन डी फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे, इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, फ्री लगा देंगे भाई फार्मूला, डब्लू डैश बराबर डी लेमडा डैश, इनकी चूँकि लेमडा हमारे पास बदल रहा है, 5000 एक्स्ट्रा एक की दी गई है, इसका फार्मूला लगा यहाँ पर डब्लू डैश का मान आ जाएगा। डब्लू डैश का मान, जहाँ डब्लू डैश का मान मिला वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, शून्य क्रम में फ्रिंज की स्थिति कितनी, इतनी दी गई, 10वें क्रम की फ्रिंज की स्थिति निकालनी है। 11.50 0.25 इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 11.75 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल कोई का सवाल है, कितना है, इतना सिंपल। कितने नंबर का था ये, 3 नंबर का था। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन 3 नंबर का है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, देखिए दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिपथ में परिणामी बोल्टता, ठीक है, बोल्टता एवं धारा में कलांतर, ठीक है, कलांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, परिणामी बोल्टता, बड़ा सिंपल है, 3 नंबर का। ठीक है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक फिगर, या डायरेक्टली लिखने, कहाँ फिगर, टाइम बर्बाद करना है फिगर बनाने में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ आपको, यानी कि किसका सिंबल है लगा हुआ, बताइए। प्रेरकत्व का है, एक किसका है, संधारित्र का है, तो पहचानना आता होगा। ये किसका है, प्रतिरोध का है। ठीक है, प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5वें का घा, 5वें का घा है यहाँ पर। ठीक है, 5वें का घा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, क्या 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 गया है, हमें दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है, इसी से सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, प्रेरकत्व दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, प्रेरकत्व। तो किससे लिखते हैं यहाँ पर, प्रेरकत्व किससे लिखते हैं, बी एल लिखते हैं, बी एल से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर 20 वोल्ट। क्या है, 20 वोल्ट। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, प्रतिरोध यानी कि बी आर का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, बी आर का बहुत सवाल लगवा चुके हैं, आराम से कर सकते हैं। 9 वोल्ट हर सेट में आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर क्या दिया गया यहाँ पर, संधारित्र लगा हुआ है, बी सी का मान दिया गया है यहाँ पर। बी सी का मान कितना दिया है, 11 वोल्ट की 1.1 है, 11 वोल्ट है। पॉइंट तो यहाँ पिन से लग गया है, यहाँ पर 11 वोल्ट है। ठीक है, और क्या दिया गया है यहाँ पर, 11 वोल्ट है। ठीक है, इतना ही हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, इतना ही दिया गया है। हमें परिणामी वोल्टता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिणामी वोल्टता। ठीक है, परिणामी वोल्टता। जब आपको हमने फार्मूला लिखवाया तो परिणामी वोल्टता का डायरेक्टली फार्मूला याद कर लेना। क्या होता है, यानी कि परिणामी वोल्टता यानी कि बी बराबर बी आर का स्क्वायर। चूँकि हमारे पास क्या है, एल सी आर परिपथ है। एक क्या है, ई एल है, सी है, आर है। एल सी आर परिपथ का यानी कि वो डेरिवेशन करवाया था। बी आर प्लस का क्या होता है, एल सी आर परिपथ में बी एल माइनस के बी सी, बी एल माइनस के बी सी, इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, कि नहीं, अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो b बराबर बी आर का मान कितना दिया है, 9। बी आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होता है। ठीक है, बी आर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी एल माइनस के बी एल का मान कितना दिया है, 20, माइनस के बी सी का मान कितना दिया है, 11। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, प्लस का 20 में से 11 का कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 इसका स्क्वायर कीजिए 81, प्लस का 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए समझना, b बराबर 81 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 81 ले सकते हैं इसको हम। ठीक है, 2 गुणा 81 जब जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। क्यों लिखा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आएगा आराम से, √2, 9√2 आ जाएगा यहाँ पर b का मान। √2 का मान भी रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं आप। ठीक है, रहने दीजिए, क्या जरूरी है, √2 का मान कितना होता है, 1.4 रख दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, रहने दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। b बराबर 9√2 इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ठीक है, बोल्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना, हमें कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, कलांतर ज्ञात कीजिए, कलांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कलांतर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है कलांतर के लिए, 10 फाई लगा दीजिए यहाँ पर। 10 फाई क्या हो जाएगा, यही लिख दीजिए यहाँ पर, बी एल माइनस के बी सी, ये ऊपर उठाइए, यहाँ पर लिख दीजिए बी एल माइनस के बी सी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, आर कर देते हैं। ठीक है, बराबर बी एल माइनस के बी सी। और देखिए बी एल माइनस बी सी का मान कितना है, बी एल लिख लीजिए यहाँ पर। बी एल का मान कितना दिया है हमें, 20 दिया है। बी एल का मान कितना दिया है, 20 दिया है। माइनस के बी सी का मान कितना दिया है, 11 दिया है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है, आर का मान क्या दिया है यहाँ पर, बी आर कहाँ गया, बी आर वही ले लेंगे 9। आर का मान कितना लेंगे, 9 ले लेंगे यहाँ पर, या बी आर लिख सकते हैं या आर लिख दिया, बात एक ही है, 9। ठीक है, 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20 में से 9 11 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 से 9 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा, 1। तो 10 फाई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 फाई बराबर क्या, 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है।
किसका होता है टेन 45 का, टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा टेन 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए 10 से 10 उड़ा दीजिए तो फाइव का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल, कुछ नहीं किया, जो दिया है डाटा लिख दिया। एक फार्मूला होता है रूट बी आर स्क्वायर प्लस के बी आर माइनस के बी सी, बस कैलकुलेशन की आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन है? कुछ नहीं कठिन है। फिर देखिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि दोनों तारों में धाराएं दिशाएं विपरीत हैं तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। 3 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए इसको करेंगे हम। क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए। क्या है यहाँ पर, दो समांतर धारावाही तार यानी पैरेलल भी हैं, तो बना दीजिए यहाँ पर दो क्या हमारे पास समांतर धारावाही क्या है तार हैं। ठीक है, तार हैं। और किताबों में कोई किताबों में 4 तार, यहाँ पर 2 तार इस टाइप से बना दिए जाते हैं, 2 तार इस टाइप से। ठीक है, अब और किताबों में और प्रकाशन की किताबें उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दो समांतर धारावाही तार बना दिए। इसकी लेंथ हमने यहाँ के कितनी मानी, इस तार की लेंथ कितनी मानी एल, इसकी भी लेंथ एल होगी, क्योंकि समांतर है, समांतर तो इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल होगी। अब इन तारों के बीच की हमने डिस्टेंस मान ली, यानी कि यहाँ के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, इन तारों के बीच की दूरी कितनी मान ली, आर मान ली। ठीक है, इसमें आई एम्पियर की, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझते रहना। इसमें क्या हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। बस इतना आपका माना लिखना चाहते हैं, इतना ले सकते हैं। माना क्या, माना दो समांतर चालक ABCD क्या है, ABCD हैं। दो समांतर चालक या दो समांतर तार ABCD है, दो समांतर चालक ले सकते हैं, दो समांतर चालक AB और CD हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। चालकों के बीच की दूरी, और यहाँ पर और क्या लिखते हैं, चालक AB में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, चालक CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, माना दो लाइनें लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। ठीक है, लिखना चाहते हैं अब लिख दीजिए माना, अगर नहीं लिखना डेरिवेशन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से अगर बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। आपने किताबों में देखा बड़ा लॉन्ग मेथड लिखा हुआ है, सबसे सिंपल 4 लाइन में डेरिवेशन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए चालक, जब यहाँ पर देखिए जब चालक AB में, इसमें हम जब I1 धारा प्रवाहित करते हैं, जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लिखिए यहाँ पर जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, I1 धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इससे लिखिए, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, इससे लिखा हुआ है, इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, आपने सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, B बराबर, यहाँ पर इसके लिए देख रहे हैं तो B1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2π। सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, μ0/2π I/R। ठीक है, फार्मूला पढ़ा होगा I/R। और चूंकि हम यहाँ पर AB में देख रहे हैं, AB में धारा क्या है हमारे पास, I1 है। ठीक है, अब देखिए, अब CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तब CD के कारण, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब CD के कारण लिखिए, CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको चुंबकीय बल निकालिए। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब नहीं, यहाँ पर B1 यानी कि पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, हमें निकालना क्या है, यानी कि लगने वाले बल निकालना है, तो बल निकाल लीजिए। यहाँ पर चुंबकीय बल लिखिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल यानी कि आपने पढ़ा होगा F बिल साइन थीटा, F बराबर क्या होता है, बिल साइन थीटा, यानी कि BIL साइन थीटा। हमला पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर हम क्या, CD में धारा कितनी है हमारे पास, I2 है। I2 चूँकि तार की लंबाई L इसकी भी है, तो L इसकी लंबाई तो सेम है। ठीक है, लंबाई से चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या ले लेंगे, यहाँ पर B1 ले लेंगे CD के कारण। ठीक है, CD के कारण B1 ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान क्या है, यहाँ पर होगा 90 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, और समीकरण 1 से B1 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो F बराबर लिख लेना μ0/2π I1/R। ठीक है, I2 ज्यों का त्यों लिखा हुआ, L साइन
क्या यहाँ पर 90 डिग्री लिख दीजिए, 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया। एफ बराबर म्यू नोट अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर। साइन 90 का मान कितना होता है, यल। 1 होता है उसको छोड़ दीजिए, क्या होता है, 1 होता है उसको छोड़ दीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, डेरिवेशन हो जाएगा। इस टाइप से आपको निकालना था। या यल को नीचे ला भी ला सकते हैं यहाँ पर, क्या है यल को, या बल निकालना है, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इतना आपको करिए, इतना ही। यल को नीचे भी ला सकते हैं तब भी सही है। कुछ नहीं किया हमने, क्या कुछ नहीं किया। जब चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, बिल यानी कि सीधे तर्क करना, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगा दीजिए बस। और CD का चुंबकीय बल ये फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर B का मान आएगा, यहाँ पर B1 का मान है, B का मान लिख दीजिए। B1 का मान आएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए। थीटा बराबर 90 डिग्री ले लीजिए बस। यहाँ पर डेरिवेशन हो जाएगा 4 लाइन 2 लाइन में। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, देखिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, हो जाएगा। यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हों, यानी ये 2 तार हैं यहाँ पर, ठीक है। इन तारों में, यहीं पर समझा देते हैं, इन तारों में धाराएं क्या हो जाती हैं, क्या लिखा हुआ है, अपोजिट, यानी कि धारा विपरीत हों। यानी कि I1 है, मान लीजिए I2 इसमें भरे तो I1 इस टाइप से कर दीजिए, विपरीत हो, ठीक है। क्या हो, विपरीत हो, विपरीत हो, कहाँ गया, हाँ विपरीत हो तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। जब धारा विपरीत होगी तो क्या हो जाता है, आरोपित बल क्या होगी, आरोपित बल की यानी कि प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षणता यानी कि प्रतिकर्षण होगा, या प्रतिकर्षणात्मक ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर यदि, चूंकि यहाँ पर क्या वो लगा है, यदि तारों में विपरीत धाराएं, तारों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत हो, प्रवाहित धारा तारों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो लिखिए, हो लिखा हुआ है, ठीक है, या हो लिख दीजिए सही से। विपरीत हो तो क्या होगा, यहाँ पर धारा की दिशा विपरीत हो, यहाँ पर विपरीत हो, ठीक है। विपरीत हो तो क्या होगा, यहाँ पर आरोपित बल की प्रकृति लिखिए, विपरीत हो, आरोपित बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होगी। क्या, प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिकर्षणात्मक लिख लीजिए, प्रतिकर्षणात्मक, ठीक है। प्रतिकर्षणात्मक होगी, क्या होगी इस टाइप से आपको करना है। कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। कठिन डेरिवेशन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए ये तो काट ही दिया गया, हटाइए, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के ENV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर कितनी की, -13.6 En² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संकलन दर्शाई, हो चुका है, यहाँ पर दर्शाया था, ठीक है, हो चुका है। यहाँ पर सेट नंबर 1 में ही करवाया था क्वेश्चन, यहाँ तक करवाया था, यानी कि श्रेणी दर्शाइए, हो चुका है पीछे क्वेश्चन। सेट नंबर 2023 में देखिए हो चुका है, 2023 में। ये देखिए पहले ही आ गया, बोर के परमाणु मॉडल क्या था लिए, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पासवान श्रेणी के रेखाओं की ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, बनवा दिया था। सेट नंबर कौन सा था हमारे पास, देखिए सेट नंबर 3 में करवा दिया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 3 में हो चुका है। अब यहाँ से करना है, इसकी दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। हाइड्रोजन, ठीक है, हो चुकी है। हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। देखिए इतना करेंगे यहाँ पर 5 नंबर, यानी कि 3 नंबर का हो चुका, 2 नंबर का न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए लिखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है, छठे खंड या छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 5 नंबर का था। देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए दोनों श्रेणी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दोनों श्रेणी, ठीक है। बामर लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संकलन दर्शाइए, हो चुका है। तो क्या एक बामर श्रेणी है हमारे पास, एक लाइमन श्रेणी है, ठीक है, बामर श्रेणी है और लाइमन श्रेणी है। इसकी क्या निकाल ली हमें, आयन ऊर्जा निकालनी है। देखिए निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, यानी कि बामर श्रेणी लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के संकलन दर्शाया गया, ठीक है। दोनों श्रेणी बामर श्रेणी प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए, बामर है लाइमन, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखे, लाइमन श्रेणी की पहले हमारे पास ऊर्जा चूंकि दी गई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु ENV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चूंकि दिया है हमें, ठीक है, चूंकि दिया है और सिंपल कर दिया है, दिया है क्या दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के, क्या लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के ENV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ENV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये वाला पिन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई हमें, कितनी दी गई है, -13.6 डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है, एन स्क्वायर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, लाइमन श्रेणी की प्रथम वर्ण ऊर्जा निकालिए। यहाँ पर लाइमन है बामर है, तो लिखिए लाइमन, 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 लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी के प्रथम वर्ण लिखा हुआ है, लाइमन श्रेणी के प्रथम, हाँ वर्ण, प्रथम वर्ण, लाइमन श्रेणी के प्रथम वर्ण की ऊर्जा, वर्ण की ऊर्जा, वर्ण की ऊर्जा, वर्ण की ऊर्जा क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ई से। डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस का E1, क्या हो जाएगा E2, ये इसको EN दिया है इसका नाम, ठीक है। EN बराबर यहाँ पर EN लिख दीजिए, EN, E2 माइनस का EN, E1, ठीक है, E2 माइनस का E1। अब देखिए E2 माइनस का E1 हो गया यहाँ पर, तो डेल्टा ई, डेल्टा ई, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, डेल्टा ई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये दी गई ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13.6, -13.6 डिवाइड बाई E2, यहाँ पर एन की जगह पर ये एन दिया, ई की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का वहाँ पर दिया E1 का, यहाँ पर इसको लिखेंगे 13.6 डिवाइड बाई यहाँ पर बन, इनकी एन की जगह पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझते रहे ना। अब देखिए 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है कि नहीं, 4 होता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 13.6, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो डेल्टा ई बराबर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए करेंगे डिवाइड, 4 12 हो जाएगा, 4 12, 1 बच गया 16 हुआ, 4 को 16, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.6, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, प्लस का 13.6 लिखा हुआ है बराबर, इसको जोड़िए, 13.6 में 3.6 कहाँ पर जोड़ना है, इसमें जोड़कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। कितना है 13.6, फिर कितना है हमारे पास 3 पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 4 लिखिए, 4 और यहाँ पर 3 लिखिए, माइनस का करना है, देखिए 6 में से 4 गया 2 पॉइंट, 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0, यानी कि 10.2 किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया था यहाँ पर, यानी कि देखा हूँ कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में नहीं कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शा दीजिए, कितना आया हमारे पास 10.2, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पहला आंसर हो गया। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखिए ये हमें ऊर्जा दी गई और सिंपल, यहाँ पर लाइमन श्रेणी के प्रथम वर्ण की ऊर्जा क्या होती है, डेल्टा ई बराबर E2, इसको ध्यान रखना, E2 माइनस का E1 होती है। अब यहाँ पर एन की जगह पर 2 रख देंगे, एक बार रखते हैं, इसको लिखिए यहाँ पर, समझिए ई की जगह पर लिखिए 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखिए E1 की जगह 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, एन की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ 2 ले लेंगे, यहाँ पर क्या है 1, और 1 की एन की जगह पर 1 ले लेंगे, इसको जोड़िए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना तो आता होगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, बामर के लिए लिखिए, बामर श्रेणी की प्रथम वर्ण की ऊर्जा, देखिए बामर श्रेणी के प्रथम वर्ण की ऊर्जा क्या हो जाएगा, डेल्टा ई से। इसके लिए क्या होती है, डेल्टा, इसको लिए ध्यान रखना, E3 माइनस का क्या होती है, E2 होती है, ठीक है, E3 माइनस का E2, तो डेल्टा ई बराबर E3 का मान यहाँ पर भाई, यहाँ पर ई का मान 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाई एन की जगह पर क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 13.6 और माइनस वहाँ पे 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, इनकी जगह पर क्या ले लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 13.6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई एन का मान कितना होता है, 3 3 9 होता है, कितना होता है 3 3 9, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13.6 डिवाइड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 से इसको काटिए, 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितने 9 4 13 4 6 कितने 9 5 14 9 4 13 होता है, कितना होता है 9 4 13 46 होगा, 9 5 45 हो जाएगा, 1.5 9 5 45, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा 10 होगा, 9 का 9 यानी कि 1 पॉइंट इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसको उड़ाइए, 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4 3 12 हो जाएगा, फिर 1 बच गया 16 का 4 चकू 16, कितना आ जाएगा माइनस के 1.5 बना जाएगा, इसको घटा
ये कितना है माइनस का 1.5, तो यहाँ पर क्या है 3.4, तो यहाँ पर घटाइए 3.4 में से, और यहाँ पर कितना 1.5 घटाना है, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, इधर कितना है 5 1 है, और कितना यहाँ पर 1 है, घटाइए यहाँ पर 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 है ना, बचे 3, 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8, 8 1 13 होता है पॉइंट, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से यानी कि यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, यानी कि 1.89, कितना बचेगा 1.89, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्टेज क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल है 5 नंबर का, कठिन है कोई सवाल कुछ नहीं है। फिर देखिए इसका अथवा देखिए, कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 29 दिया गया है, और उसका क्या दिया है परमाणु मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया 63 के। किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है, सिक्के की सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे को अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉनों में कीजिए, जबकि 29Cu63 के द्रव्यमान कितना दिया है इतना दिया है, MP का वन दिया गया है, MN का वन दिया है। 5 नंबर का सवाल है, सबसे सिंपल है, क्या है सबसे सिंपल है, देखिए ध्यान से देखना, 5 नंबर का सवाल है, सबसे सिंपल है, ठीक है। हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना और ध्यान से देखना, अगर सिंपल तरीके से देखेंगे हम। देखिए क्या लिखा हुआ है 29Cu63 लिखा हुआ है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर 29Cu63 में यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर कितने हो गए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोटॉन क्या होगा, यही प्रोटॉन होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है एटॉमिक नंबर, और इनकी प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। इतने छोटी क्लासों वाली बात तो आपको मालूम होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखिए यहाँ पर 29 कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 का था, ठीक है, लिख लेना। तो यहाँ पर लिखिए 20 यानी कि कापर Cu29, ठीक है 29 63, इसका 63 यहाँ पर ए दिएगा, इसके लिखे एक परमाणु में प्रोटॉन, एक 29Cu63 के एक परमाणु में प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन कितना होगा यहाँ पर 29 ही होगा, बराबर 29 हो जाएगा, ठीक है 29 हो जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितने दिए, इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छोटी क्लासों वाली बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 29 ही हो जाएगा, यानी कि 29 हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अब न्यूट्रॉन किस टाइप से निकाले जाते हैं बताइए, न्यूट्रॉन निकालना आता है कि नहीं, न्यूट्रॉन क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, न्यूट्रॉन किस टाइप से निकाले जाते हैं, न्यूट्रॉन बताइए किस टाइप से निकाले जाते हैं। क्या करते हैं न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास में से, यानी कि एटॉमिक मास में से क्या घटा देते हैं, एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है 29 है, ठीक है 29 बराबर कितना बचेगा 63 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा 34 ही बचेगा। देखिए 4 9 13 का 3 हाथ 34 ही बचेगा, इतना हमने निकाल लिया। अब लिखिए यहाँ हमारे पास मान लीजिए इस टाइप से परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर लिखिए एक परमाणु न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान, ठीक है, लिखिए यहाँ पर एक परमाणु न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान एक परमाणु न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान निकालिए। देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहीं दिया है नहीं दिया है, सिर्फ प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का दिया, इसका दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मत लिखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर एक पेपर में आ जाए तो आप लिखना एक परमाणु न्यूक्लियनों का एक परमाणु आप लिखेंगे यहाँ पर एक परमाणु न्यूक्लियनों तथा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान साथ जोड़ देना। अगर इलेक्ट्रॉन का पेपर में आपके आ जाए दिया हो तो इलेक्ट्रॉन को साथ में इलेक्ट्रॉन का, चूँकि यहाँ पर दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किसका द्रव्यमान दिया हमें, यहाँ पर किसका दिया है, देखिए प्रोटॉन का दिया है, न्यूट्रॉन का दिया है। तब लिखिए यहाँ पर प्रोटॉन, तब यहाँ पर प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन कितने हैं 29, तो 29 हो जाएगा यहाँ पर प्रोटॉनियम मास फॉर प्रोटॉन प्लस, और क्या दिया है न्यूट्रॉन का दिया है, न्यूट्रॉन कितने हैं 34 यानी कि 34 दिया है, 34 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का दिया होता तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ देते, इलेक्ट्रॉन कितने थे 29 से निकाल दिए थे, ठीक है। अब देखिए कुल द्रव्यमान, तो यहाँ पर देखिए 29 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, प्रोटॉन का देखिए 1.0 कितना दिया है 1.0, ठीक है, कितना है 1
0.00783 प्लस के 34 गुणा गुणा न्यूटन का कितना दिया है 1.00867। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। देखिए 1.00783 सही है, 1.00867 सही है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी जब इसकी हम गुणा करेंगे हम। ठीक है, जब गुणा करते हैं इसकी तो आता है हमारे पास 34 आता है, हमने की थी गुणा 34.2299 और आता है 29478 प्लस इसकी मल्टीप्लाई हमने करके रखी थी कितनी आती है 34, यानी कि नहीं 34 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितनी आती है 34 पॉइंट आती है 34.29478। ठीक है 478 इसकी कितनी आती है, अरे सॉरी इसकी 34.29 फिर डबल वाल लिख गई। ठीक है, इसकी आती है 34 पॉइंट की, इसकी कहते हैं 34 पॉइंट इसकी आती है, यानी कि देखिए यहाँ पर फिर से कर लीजिए, इसकी यहाँ पर काट दीजिए इसको। इसकी मल्टीप्लाई आती है लगभग, इसकी मल्टीप्लाई लगभग कितनी आती है, पोर्टान है यहाँ पर लिखा हुआ पोर्टान की लगभग आती है 29, कितनी आती है 29.2277707। ठीक है, न्यूटन की आती है, न्यूटन की इसकी 34.29478। ठीक, कर लेना मल्टीप्लाई, देख लेना करके, इतनी ही आती है। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इतना लिखिए। अब लिखेंगे हम द्रव्यमान क्षति, क्या निकालेंगे, इसको काट देना। इसकी मल्टीप्लाई इतनी आती है 2.29.22707, इसकी आती है 34, ये 34 लिखा हुआ है 34.29478। अब लिखिए द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति किस टाइप से निकालते हैं, अरे सो द्रव्यमान क्षति, इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आता है, यानी कि इसको जोड़ने पर बताइए कितना आता है यहाँ पर। ठीक है, इसको जोड़ना, आप इसको जोड़ लेना कितना आएगा, लगभग 0 पॉइंट कितना आएगा, लगभग आएगा ये 0 पॉइंट, देखिए इसको जोड़ेंगे तो आएगा लगभग 63 पॉइंट लगभग आएगा 63.5218 कितना आएगा 52 आएगा 63.5521 कितना आएगा 1885 आएगा 85। ठीक है, इतना आएगा, इसको जोड़ने पर इतना। अब लिखिए द्रव्यमान क्षति के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसका हमें दिया गया है यानी कि 27, इसका द्रव्यमान कितना दिया 62, कितना दिया है यहाँ पर 62.9260 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कितना दिया 60, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें में से घटा देंगे हम, किससे घटा देंगे, इसमें में से 63.49, या इसको, इसमें बड़ा कौन सा है यहाँ पर 63 है, एक है छोटा, तो 63 ये पहले लिखिए 63 पॉइंट, बड़े में से छोटा का है 52185 माइनस का कर दीजिए, माइनस का कितना दिया गया यहाँ पर 62.92960। ठीक है, तो घटाएंगे यहाँ पर, घटाने पर कितना आएगा 0 पॉइंट लगभग आएगा 0.5858 लगभग आएगा 0.558, कितना बचेगा 0.588225 आप घटा लेना। देखिए घटा कर दिखा देते हैं, देखिए 5 में से यहाँ पर क्या लिखा हुआ 5 में से 5 जाएगा कितना, इतना ही बचेगा। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा कितनी, ठीक है 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, 1 इसमें दहाई लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 11 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 11 में से कितने घटाएंगे यहाँ पर 9, 1 घटाएँ 9 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, 2, अब यहाँ पर इन्हें बचा 1, कितना बचेगा 1, अब 11 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 9, कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, अब इतना 9 बचेगा, 3 में से 3 का 0, यहाँ पर बचे 13 में से 5 गया 9, 9 13 में से 9 कितना 5 और यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर बचेगा 2 में से 2 गया 0, 6 में से 0, 0.05925 इतना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है यू, ठीक है इतना आ गया यहाँ पर। द्रव्यमान क्षति निकाल ली, क्या निकाल ली हमने, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। ठीक, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा गुणा भाग थोड़ी इसकी में बड़ी है। ठीक है 0.0592225। अब समझिए, अब इतना आ गया, अब निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिए, किसी सिक्के का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम है, तो लिखिए 5 ग्राम तांबे में परमाणु संख्या, लिखिए 5 ग्राम
ग्राम ताबे में ताबे में परमाणु की संख्या ताबे में परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी। देखिए कितना है, 5 5 ऊपर लिखी है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 63। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 63 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, आबागुरादों की संख्या से, ये नहीं ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5/63, आबागुरादों संख्या कितनी होती, आबागुरादों संख्या का कितना, 6.02 मल्टीप्लाई कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है, 23 होता है कि नहीं। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 0 1, 5 6 30 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद 2, यानी कि इतना आ जाएगा बटे 63, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 23। जब इसको डिवाइड करेंगे 63, इसको डिवाइड करेंगे लगभग आएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, ठीक है। कर लेना यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इतनी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए यहाँ पर, अतः सिक्के सभी न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों अलग अलग करने के द्रव्यमान क्षति निकालिए। अतः लिखिए, अतः सिक्के के सभी आप इसकी डिवाइड कर लेना, ठीक है, आप चेक कर लेना। सभी न्यूट्रॉनों, ठीक है, सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों, एवं प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉनों को अलग अलग करने में अलग करने में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या यहाँ पर लिख लीजिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हमने चूँकि यहाँ पर इसकी द्रव्यमान क्षति कितनी निकाली, 0.59, ठीक है, 0.59 59225, ठीक है, 225 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई इसका मान कितना आया, 4.78 गुणे 10 की पावर 22, और 931 से क्या कर देंगे इसमें, 931 से 31.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, होती है। तो ये मेगावाट में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी मेगावाट में। तो यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, लगभग जितनी भी आए यहाँ पर, क्या आएगा, जितनी भी। और यहाँ पर निकलना था क्या हमें, तो यहाँ पर देखिए मेगावाट, इनकी आवश्यक ऊर्जा की मेगावाट में गणना कीजिए, ठीक है। मेगावाट में आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर क्या कर दी, या इसकी बाद में, या डायरेक्टली कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई के बाद में करना होगा, या डायरेक्टली साथ में कर दीजिए। आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, मेगावाट में ऊर्जा आ जाएगी, यहाँ पर किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है यहाँ पर, सीखिए समझिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। सबसे पहले वो तो ऊपर समझा दिया, परमाणु के न्यूक्लियन को अगर इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है न्यूट्रॉन का, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे इतनी है, चेक कर लेना इतनी है, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है 5 नंबर का। अब द्रव्यमान क्षति, अब देखिए इतने बड़े में से यहाँ पर दिया, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, यहाँ पर इतना दिया गया है। अब इन दोनों में से आपको पता कैसे चलेगा, बड़ा कौन सा, ए, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.59225 बचेगा। अब 5 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, 5 सिक्के दिए गए यहाँ पर, कितने दिए गए यहाँ पर, सिक्के का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। 5 ग्राम तांबे में परमाणु की संख्या निकालेंगे तो 5/63, इसका एटॉमिक मास कितना दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 63, तो 5/63 लिख दें। आबोगुरोदों की संख्या से इसका मान पता होता है, 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 होता है, 23 होता है। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 पॉइंट कितना आता है हमारे पास, 4.78 आता है, 10 की पावर 12। अब आता है सभी सिक्के में सभी न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को अलग अलग करने में द्रव्यमान क्षति कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आ जाएगा आपका वही हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। कितना सिंपल है, 5 नंबर का, कठिन है कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड को अग्रवर्ती पश्चिमवर्ती हेतु पंचित आरेख बनाइए। हो चुका है क्वेश्चन, पीछे वाले सेट में कराया था, ठीक है, इतना हो चुका है। दोनों स्थितियों में अवलक्षण वक्र भीतर से सब दर्शा दिया था, ठीक है। पहले संधि डायोड लिख लीजिए यहाँ पर, संधि डायोड क्या होता है यहाँ पर, पीएन संधि डायोड या संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड लिखा हुआ, पीएन है यहाँ पर, तो पीएन संधि डायोड ही हुआ, तो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड,
ठीक है, पी एन संधि डायोड। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, पी एन संधि, पी एन संधि दिख रहा है आपको, पी एन संधि, ठीक है दिख रहा होगा, ठीक है, पी एन संधि क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एन संधि डायोड, डायोड है पी एन संधि डायोड, डायोड, डायोड को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, में एक पी, तो एक पी, एक पी, एक पी टाइप, टाइप, एक पी टाइप क्रिस्टल, क्रिस्टल, एक पी टाइप क्रिस्टल को विशेष, विशेष विधि, विशेष विधि द्वारा, द्वारा एन टाइप, क्या, एन टाइप क्रिस्टल को, एन टाइप क्रिस्टल, क्रिस्टल एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, जोड़, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़, जिस स्थान पर, जिस, जोड़ देते हैं जिस, जिस स्थान पर एक क्रिस्टल, ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल जुड़, क्रिस्टल जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, उसे पी एन संधि कहते हैं, उसे जुड़ते हैं, उसे पी एन संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे पी एन संधि कहते हैं, ठीक है, पी एन संधि कहते हैं। बस हो गया काम, क्या हो गया, हो गया। और देखिए यहाँ पर समझिए, पी एन संधि कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी एन संधि को अगर अगर हमने से आपको परिभाषा डेफिनेशन जो समझा था वो मालूम है, पश्चावनत की मालूम है, तो ये न्यूमेरिकल आराम से चुटकियों में हो जाएगा। बताइए मालूम है कि नहीं, मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अग्रम अवनत, अग्रमनत है, यहाँ पर क्या है, उत्क्रम, क्या है, अग्रमणित, पश्चावनत, पश्चावनत को उत्क्रम अभिनत भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत। तो यहाँ पर चित्र क्या बना इसमें दिया है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डायोड, ये जो इस पर ये जो पीछे ए होता है मुड़ा हुआ, इसको क्या कहते हैं, ई एन होता है, ठीक है, ई एन होता है, या बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, चित्र बना लीजिए। देखिए एक डायोड हमें दिया है यहाँ पर, इस टाइप से क्या है हमारे पास, एक डायोड यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि डायोड किस टाइप से, इस टाइप से डायोड, ठीक है, यहाँ पर मिला हुआ डायोड, एक क्या हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सही से बना दीजिए चित्र, एक डायोड है यहाँ पर, इसकी लाइन खींच दीजिए इस टाइप से, क्या है, एक डायोड है यहाँ पर, इस टाइप से, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, अमीटर का मतलब क्या होता है, धारा पढ़ना, धारा को बताता है, A1 अमीटर, ठीक है, ए अमीटर लगा हुआ है, इस टाइप से क्या लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, अमीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज लगा हुआ है, एक बड़ा सिरा है, एक क्या है, छोटा सिरा है, ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल होते हैं इस टाइप से, कोई कठिन नहीं होते हैं। A1 अमीटर, देखिए फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक अमीटर यहाँ पर लगा हुआ धारा पढ़ने के लिए, ठीक है, ये चित्र है, यहाँ पर क्या है, चित्र A2 है। अब देखिए ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सवाल होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, ये क्या होता है हमारे पास, ए वाला सिरा, ये छोटा वाला क्या होता है, पतला वाला एन होता है, ये क्या होता है, ये ए वाला पी होता है, ठीक है, पी होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बड़े वाले पर आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तो धारा पड़ता है, ये बड़े वाले पर क्या होता है, प्लस का होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। अब हमने परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी परिभाषा, बताइए, अग्रमणित में, अग्र ये एन है यहाँ पर, ठीक है, अग्रमणित कौन सा होगा, पश्चावनत कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको अग्रमणित पहला क्या है हमारे पास, देखिए यानी कि दिए गए मीटर टू पाठ्यंक क्या है, तो अग्रमणित की यहाँ पर परिभाषा बताइए, अग्रमणित की परिभाषा क्या होती है, अग्रमणित की परिभाषा क्या है, पॉजिटिव है। अग्रमणित की परिभाषा हमने लिखवाई थी पीछे, वक्र ने बनवाया था, बताइए क्या होती है, अगर पढ़ी होगी तो पता होगा क्या होती है। जब पी एन संधि डायोड को, पी क्रिस्टल को, ये क्या है, पी क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, बाह्य बैटरी के धन सिरे से, धन सिरे से, और पी क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, और एन क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से, एन क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास, जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, अग्रमणित कहलाता है, क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये बताइए, ये हमारे पास अग्रमणित की पश्चावनत, ठीक है। अब पश्चावनत की पश्चावनत में अग्रमणित को किसमें जोड़ते हैं, पी क्रिस्टल को यानी कि धन सिरे से, पी क्रिस्टल को किससे जोड़ते हैं, धन सिरे से जोड़ते थे, बाय बैटरी के धन सिरे से। अब इधर क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास, यानी क्या है हमारे पास, अग्रमणित तो है नहीं, ठीक है। जब अग्रमणित नहीं है तो अग्रमणित में धारा बहती है, अग्रमणित में क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है, अग्रमणित में क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या निकलना हमें,
अमीटर में पाठ्यांक क्या होगा, अग्रमित में धारा बहती है, बहती है, ठीक है, ठीक है, अग्रमित में क्या होगी, धारा बहती है यहाँ पर, ठीक है, बहती है। और पश्चवनित में क्या होती है, छोटी सी बात लिख दीजिए यहाँ पर, नहीं लिख लेना आप, अग्रमित में होता है उसमें धारा बहती है, लिख लेना आप, ठीक है, नोट, जिससे याद रहे पेपर में टाइम में। अग्रमित में क्या होती है, धारा बहती है, पश्चवनित में धारा नहीं, पश्चवनित या उत्क्रमणित में धारा नहीं बहती है, ठीक है, पश्चवनित में धारा नहीं बहती है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर डायोड अभिन्न, डायोड डी, ये किस में है डायोड, यानी कि अग्रमित में तो है नहीं, ये पश्चवनित में है। पश्चवनित की परिभाषा क्या होती है, पश्चवनित की क्या होती है, जब सामने डायोड को पी क्रिस्टल को ऋण सिरे से, देखिए पी क्रिस्टल को, ये देखिए इधर से जाइए, इधर जाइए, यहाँ पर पी क्रिस्टल को ये ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और एन क्रिस्टल को धन सिरे जोड़ते हैं, तो क्या होता है, पश्चवनित में होता है डायोड। तो क्या है हमारे पास डायोड, क्या है हमारे पास डायोड डी, लिख लीजिए डायोड डी हमारे पास क्या है, डायोड, डायोड डी, डायोड डी पश्च अभिन्नत, अभिन्नत, अभिन्नत में होने के कारण, होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, यानी कि पश्चवनित डायोड पश्चवनित में होने के कारण इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा क्या होती है, नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, नहीं बहती है, नहीं बहती है, धारा नहीं बहेगी, बहेगी धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहती है। तो अमीटर A1 का पाठ्यांक क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जब धारा नहीं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए यानी कि पाठ्यांक क्या है, जीरो, जब धारा नहीं बहेगी तो जीरो हो जाएगा पाठ्यांक। तो लिखिए अतः, अतः, अतः यहाँ पर क्या पूछा गया था, अमीटर A1 का पाठ्यांक, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। अब चूँकि क्या है, डायोड डी क्या है, पश्चवनित में है, तो पश्चवनित में है तो इसमें क्या होगी, धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पर लिखिए अतः, अतः डी अमीटर, अमीटर धारा को पढ़ता है, अमीटर डी, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर A1 का, ये छोड़िए, अमीटर A1 लिख लीजिए, अमीटर A1 का पाठ्यांक, पाठ्यांक लिखा हुआ है, पाठ्यांक क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा, बस पहला आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर, इसमें धारा नहीं बहेगी, एक में नहीं तो दूसरे में बहेगी, यहाँ पर इसमें बहेगी धारा, क्या होगी, इसमें बहेगी। तो यहाँ पर देखिए A2 का पाठ्यांक, A2 का पाठ्यांक, A2 का पाठ्यांक, A2 का पाठ्यांक के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि समझ लीजिए धारा है, पाठ्यांक का मतलब क्या होता है, धारा पड़ता है, I बराबर क्या होता है हमारे पास, बी अपन आर होता है, तो बी अपन आर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बी अपन आर। तो बी का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, इसके लिए बी का मान कितना दिया है, 2, और यहाँ पर देखिए इसके लिए तो कैंसिल हो गया, ये कट गया हमारे पास, बचा क्या यहाँ पर प्रतिरोध 10 ओम बचा, तो 10 लिख लीजिए यहाँ पर, 2 1 2, 2 5 10 बराबर कितना, ये छोड़िए, ये 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर, इसका मतलब क्या, धारा है, समझ लिए एम्पियर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर कोई कठिन है, नहीं कठिन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पाँचवें का देखिए, पाँचवें का अथवा देखिए, द्रव्य तरंग क्या है लिखवा चुके हैं, परिभाषा पीछे हो चुकी है। फिर देखिए डी बराबर की तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, क्या लिखना है, लेमडा बराबर क्या होता है, ये भी लिखवा चुके थे, लेमडा बराबर H/P, यानी कि डी बराबर की तरंग दैर्घ्य का फार्मूला लिखवाया था, ठीक है, देख लेना, डी बराबर का तरंग दैर्घ्य का फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। लेमडा बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, H/P होता है, लिख लेना, लेमडा बराबर क्या होता है फार्मूला, लेमडा बराबर होता है हमारे पास H/MB, लिख सकते हैं यहाँ पर, MB होता है, ठीक है। डी बराबर तरंग दैर्घ्य सूत्र लिखिए, सिद्ध कीजिए विद्युत चुंबकीय विकिरण में है तरंग दैर्घ्य संगत फोटॉन की डी बराबर की तरंग दैर्घ्य बराबर होती है। देखिए सिद्ध करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य विद्युत लेमडा बराबर क्या होती है, H/P होती है, ठीक है। और फोटॉन की डी बराबर तरंग दैर्घ्य निकाल लीजिए, तो फोटॉन की डी ब्रोगली, क्या डी ब्रोगली ऐसे लिखा जाता है, डी ब्रोगली लीजिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, फोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है, लेमडा F फॉर फोटॉन लिख दीजिए यहाँ पर, बराबर क्या होता है, H/P हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, H/P आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, संबंध, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, संबंध पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा गया था शायद। फोटॉन हम जानते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर लिख दीजिए बी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फोटॉन की ऊर्जा
ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, दूसरा प्रश्न है फोटॉन की ऊर्जा और किसमें संवेग में संबंध, संवेग में संबंध पूछा जाता है 1 नंबर का, इसको याद कर लेना संबंध, ठीक है। संबंध फोटॉन की ऊर्जा तो संवेग में संबंध क्या होता है हमारे पास, यानी कि P बराबर होता है, क्या होता है, एच न्यू अपान सी होता है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिए तो लेमडा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान एच न्यू अपान सी, ठीक है। सी ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, सी ऊपर पहुँचा दीजिए, इस एच सी हो जाएगा, बचेगा क्या, एच न्यू बचेगा, देखिए एच से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा एफ बराबर बचेगा हमारे पास सी अपान न्यू। और यहाँ पर देखिए फार्मूला हो जानते हैं और एक फार्मूला लिख लेना, ठीक है। सी बराबर क्या होता है हमारे पास, न्यू लेमडा होता है, ठीक है। हमें चूँकि किसका मान निकल, हाँ लेमडा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, सी अपन क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू, ठीक है। न्यू है, ठीक है, आप कैसे भी बना दीजिए, हम इस टाइप से बनाते हैं न्यू, ठीक है। क्या है हमारे पास, न्यू, न्यू है न्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि न्यू लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा सी अपान न्यू, इस टाइप से बनाते हैं एक फार्मूला है, इसको याद रखना। लेमडा बराबर क्या होता है, सी अपान न्यू। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा एफ लिख सकते हैं, यहाँ पर लेमडा एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, तरंगदैर्घ्य यानी कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है तरंगदैर्घ्य, यानी कि तरंगदैर्घ्य संगत फोटान की, यानी कि तरंगदैर्घ्य संगत फोटान के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। और यहाँ पर क्या है, संगत फोटान के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है सर, होती है, ठीक है। यही यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, सिद्ध कीजिए, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड को क्या है यहाँ पर, यानी कि ये तो हो, देखिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि इसको देखिए, हाँ पहले इसको देखिए, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 डायोप्टर में के 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले संयुक्त संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी देखिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 100% 2024 में पूछा जाएगा, किस में पूछा जाएगा, ठीक है। 2024 के एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इसको रट लेना कतई, ठीक है। क्या कर लेना, रट लेना। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माना 2 पतले लेंस हैं, एक पतला लेंस यहाँ पर है, 2 पतले लेंस हैं हमारे पास, क्या है, 2 पतले लेंस L1 और L2 हैं, ठीक है, समझते रहना। हमारे पास क्या है, 2 पतले लेंस है L1, ध्यान से सुनना, 2 पतले लेंस है L1 तथा L2 हैं, ठीक है। क्या है, L1 तथा L2 हैं, जिसका मुख्य अक्ष एक ही है। देखिए ये क्या होती है हमारे पास मुख्य अक्ष, देखिए इसके लिए भी यही मुख्य अक्ष है, इस लेंस के लिए भी यही मुख्य अक्ष है, इसके लिए भी यही मुख्य अक्ष है, ठीक है। पूरा एक ही मुख्य अक्ष है, देख लेना, देख रहे हैं आप, है कि नहीं, है, एक ही मुख्य अक्ष है, ठीक है। क्या है, एक ही मुख्य अक्ष है। और समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब जिसकी फोकस दूरियाँ, इसके लिए क्या है हमारे पास, इसकी फोकस दूरी F1 होगी, इसकी होगी F2, L1 लेंस की फोकस दूरी F1 होगी, इसकी क्या होगी, F2 होगी, ठीक है। वायु में एक दूसरे के क्या रखे हैं, वायु में रखे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में, किस में रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं, ठीक, किस में रखे हुए हैं, वायु में। अब देखिए संपर्क में रखें, यदि लेंस L2 ना हो, मान लीजिए इसको भूल जाइए, इसको क्या करके हम भूल गए यहाँ पर, ठीक है, भूल जाइए, इस लेंस को भूल गए हम। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, L1 लेंस का वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा, इसको भूल गए, यहाँ पर किस पर बनेगा, इसको भूल जाइए, इस लाइन का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, आई डैश पर, यहाँ पर बनेगा आकर, ठीक है। इसको भूल गए, इसको यहाँ से प्रतिबिंब बनाएंगे, किस पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा, ठीक है, किस पर बनेगा, आई डैश पर। इतना समझ गए तो हो गया डेरिवेशन जो बोला हमने, ठीक है, किस पर बनेगा, आई डैश पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर, लेंस के सूत्र से, ये लेंस के सूत्र थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 8वें का 8वां था, लिखिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F = क्या होता है, 1/B - के 1/U, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है लेंस के सूत्र से, फार्मूला होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या थी हमारे पास, F थी, तो 1/F1 पहले लेंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। L1 लेंस के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर L1 लेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर चाहे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या L1 लेंस के लिए लिख दीजिए, L1 लेंस के लिए, देखिए इसकी फोकस दूरी हमने क्या बता मानी थी, F1 1/F1, तो 1/, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आई डैश पर बन रहा है,
ठीक है। इसके लिए प्रतिबिंब क्या बनना, आई डैश पर, यानी कि इसके लिए इसको भूल जाए L2 ना, तो उसके लिए आई डैश पर बनेगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसकी क्या लिख देंगे यहाँ पर आई डैश बना। और इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, 1/b, 1/b। यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी इस लेंथ के लिए, इसको भूल जाइए, हमने क्या बताया था, इसको भूल जाइए। तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, b डैश है। तो अपन 1/b डैश सबसे सिंपल तरीके से बता रहे हैं, माइनस का 1/u। वस्तु की दूरी तो u है, ये है u, वस्तु की दूरी क्या है u, 1/u लिख लिया हमने, एज लिख लिया। इसको डाल दिया समीकरण 1। अब लिखे यहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 क्या हुआ, देखिए हमारे पास क्या हुआ, या प्रतिबिंब, देखिए ये प्रतिबिंब है, फिर से समझ लीजिए, प्रतिबिंब आई डैश L2 लेंस क्या है, ये इसको भूल जाइए, L2 लेंस, देखिए इसको भूल गए यहाँ पर, इसको आप प्रतिबिंब आई डैश L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए करेगा, इसके लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, करता है। था लेंस L2 का आई डैश पर प्रतिबिंब, आई डैश का प्रतिबिंब इस पर, यानी कि L2 का इसका, इसके लिए देखिए, इसके लिए प्रतिबिंब इस पर बना, और इसके लिए इसको भूल जाइए, इसके लिए यानी कि आभासी वस्तु के लिए कार्य करेगा, ये किसके करेगा, आभासी वस्तु के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो आभासी वस्तु के लिए कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि L2 का प्रतिबिंब किस पर बनेगा, हमारे पास आई पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा, आई पर, वही लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए के आई, प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, करता है। यह लेंस कौन सा हमारे पास, L2, ठीक है, यह लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब किस पर बनता है, आई पर बनता है, ठीक है। तो इसके लिए बना F1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, L2 के लिए इसकी फोक दूरी क्या मानी थी हमने, F2, और जो माना था वो लिख लेना, बताया था हमने, F2 जो बोला था उसको माना में लिख लेना, 1/F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए, इनकी इसके लिए देखिए आई डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से, इसको बोल जाए, इसके लिए प्रतिबिंब क्या होगा, इसको इस लेंस को बोल जाए, इसकी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, b है यहाँ पर b, इसको भूल जाइए आप, और इसको भूल जाइए, ठीक है, यहाँ पर इसको भूल जाइए, इसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है b। तो 1/, क्या लिख देंगे यहाँ पर भाई, इस लेंस के 1/u माइनस का क्या हो जाएगा, 1/b, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वस्तु की दूरी, इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, b डैश, यहाँ से यहाँ तक कि हमने क्या लिखा हुआ, यानी कि प्रतिबिंब आई डैश का लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, या क्या आभासी वस्तु का आई डैश क्या है, आई प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए, इसके लिए क्या करेगा, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आभासी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, b डैश हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, b डैश हो जाएगी वस्तु की दूरी, तो 1/b डैश हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास, 1/F1 प्लस के 1/F2, ठीक है, बराबर कितना है, 1/Fb डैश माइनस के 1/u प्लस, इसको जोड़ दीजिए 1/b माइनस के 1/b डैश। देखिए माइनस के 1/b डैश से b डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/F1 प्लस के 1/F2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर 1/b प्लस वाले को आगे लिख लिया, 1/b माइनस के 1/u, एक इसके बराबर होता है, f के बराबर होता है 1/f के, तो यहाँ पर 1/F1 प्लस के 1/F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b के हो जाएगा, यानी कि 1/f के हो जाएगा, ठीक है, 1/f के। तो यह लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/b माइनस के 1/u, ठीक है। ये यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1, इससे फिर से लिख लीजिए, देखिए 1/f इसको लिख, फार्मूला लिख रहा है, बार लेंस का सूत्र लिख रहा है, देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/F1, ये वाला इसको घुमा कर लिख दीजिए, 1/F1 प्लस के 1/F2, ठीक है, 1/F1 प्लस का 1/F2 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हमारे पास सूत्र है, जहाँ यहाँ पर क्या है, f क्या हमारे पास फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की, ये क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जहाँ f क्या हमारे पास, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त दो लेंस हैं इसलिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी,
दूरी, ठीक है। F1 क्या है, पहले लेंस की फोक दूरी, F2 क्या है, दूसरे लेंस की फोक दूरी, ठीक है। अब इतना ही हमें डेरिवेशन करना था, क्या करना था, इतना ही करना था। देख लीजिए, संयुक्त लेंस की फोक दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोक दूरी का सूत्र आ गया हमारे पास, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से बताया है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर इसमें न्यूमेरिकल लिख दे दिया इन्होंने, क्या दिया है यहाँ पर, 5 डायोप्टर माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। इसी फार्मूले पर बेस पर है, देखिए क्या करेंगे। देखिए दिया है हमें, दिया है, देखिए क्या दिया गया है इसमें हमें, यानी कि 5 डायोप्टर, यानी कि P1 का मान दे दिया यहाँ पर। किसका मान दे दिया यहाँ पर, P1 का मान, 5 डायोप्टर, ठीक है। और P2 का मान कितना दे दिया है, माइनस के 2 डायोप्टर। P2 का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है। P2 का मान कितना दे दिया है, माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला होता है, P का मान निकाल लीजिए, P1 प्लस का P2, P1 प्लस का P2, ठीक है। P1 का मान दिया है 5 और P2 का मान दिया है माइनस का 2, तो P का मान कितना आ जाएगा, 3 डायोप्टर। कितना आ जाएगा, 3 डायोप्टर। तो P बराबर होता है, संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था हमें, संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। संयुक्त लेंस की हमें क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। P बराबर, इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या, P बराबर 100/F होता है, ठीक है। हमें F का मान निकालना है, फोक दूरी निकालनी है। F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा कि नहीं। तो P बराबर 100/100 यानी कि F बराबर 100/P का मान कितना निकाला, 3। इसको डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 1 बच गया 30 हो गया, 30 15 तिछाक 18, तिछाक 18, 3 के 3 3 यानी कि 30 हो गया। यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, 10 हो गया। फिर 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा यहाँ पर, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। या पॉइंट या यहीं पर छोड़ सकते हैं यहाँ पर आंसर, इसमें 100/3 ही हमारा आंसर सही है। क्या करना है, इसे भाग करने से यहाँ पर, ठीक कर दीजिए। देखिए 3 3 9, फिर 1 बच गया, 10 हो गया, 3 3 9, फिर 3 3 9, इतना हो जाएगा 33.33, ठीक है। भाग किया यहाँ पर, यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर। यहाँ पर किस में आ जाएगा ये, किस में जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हमने। किस में कर दिया यहाँ पर, सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में आएगा यहाँ पर। क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया। सब भाग करना तो आता होगा। देखिए 3 3 9 और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो गया। फिर 3 3 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 3 33.33, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिएगा यहाँ पर, एक धारामापी की धारा सकुशलता का समझाइए। तो समझाएंगे, देखिए लिख लीजिए। किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को धारामापी का धारा सुग्राह्यता कहते हैं। क्या होता है, किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, 1 नंबर का है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। 1 नंबर का, तो 1 नंबर की परिभाषा लिखिए, चित्र तो मत बनाना। क्या लिखा हुआ, धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। किसी धारामापी के श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसे वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या, एक उच्च वोल्ट का हम क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उसे धारामापी में किसमें वोल्टमीटर में उसको कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा है कि इसे परिवर्तित करेंगे, समझाए कि कैसे हो गया। एक किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर प्रयास के मीटर में परिवर्तित करने हेतु 25 सेंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे। देखिए दिया है, नमे का है यहाँ पर, नमे का क्या है यहाँ पर, दिया है क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा, यानी कि धारामापी की धारा कितनी दी गई है, IG यानी गैलोरीमीटर। IG का मान कितना दिया, धारामापी की धारा किससे लिखते हैं, IG से लिखते हैं, ध्यान रखना, 1 एम्पीयर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर, पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर परास के एमीटर में परिवर्तित करने पर, 10 एम्पीयर के परास में, एमीटर मतलब कि एमीटर क्या पड़ता है, धारा को पड़ता है, तो एम्पीयर यानी कि I का मान दे दिया यहाँ पर 10 एम्पीयर दे दिया I का मान, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर संबंध क्या थी, इसके लिए ये बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, IG डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, I माइनस के IG होता है। क्या होता है, I माइनस के IG, ठीक है। ये फार्मूला मल्टीप्लाई क्या होता है, G होता है, ठीक है। बराबर वैल्यू पुट कर दिया। IG का मान कितना है 1 डिवाइडेड बाई I का मान कितना है 10 माइनस का IG का मान कितना है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई इंटू क्या है यहाँ पर G, ठीक है। तो यस बराबर यानी कि G बराबर यानी कि हाँ यस बराबर ऐसे बराबर है, तो 1/10 में से कितना बचेगा, 9 मल्टीप्लाई G, ठीक है। 9 की इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, या यस बराबर क्या आ जाएगा, G/9 आ जाएगा, ठीक है। G/9, ठीक है। यस बराबर G/9, यही क्या हो जाएगा, हमारा संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, हो गया रिलेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्लास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। विद्युत प्लास को परिभाषित कीजिए, शायद हो चुका है क्वेश्चन, देख लेना पीछे हो चुका है, करवा चुके हैं विद्युत प्लास को,
ठीक है, हो चुकी परिभाषा। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ के निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लास्क फाई सतह द्वारा आवर्त संपूर्ण आवेश का बनापानिक भाई गोस की में सिद्ध करनी है। बनापानिक सलाम नोट गुना होता हो चुकी, करवा चुके हैं 2023 के सेट में हो चुकी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सब हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए विद्युत क्षेत्र में ई बराबर इतना दिया, ए बराबर क्वेश्चन नहीं हो, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या संपूर्ण विद्युत फ्लास्क का मान ज्ञात कीजिए, हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिया है, रुक जाइए, दिया गया है हमें यहाँ पर, दिया है। ठीक है, हो चुके हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, इतने सेट कर चुके हैं। ठीक है, तब भी नहीं होंगे तो क्या, हमें दिया गया है ए का मान दिया गया है यहाँ पर, ए का मान कितना दिया गया 4j केप, 4j केप। ई का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, ई का मान दिया है, ई वेक्टर का मान, ए वेक्टर ई वेक्टर, ई वेक्टर का मान कितना दिया है 14 आई केप प्लस का 3j केप माइनस के 5k केप। ठीक है, इतना दिया है। तो विद्युत फ्लास्क का मान ज्ञात कीजिए, तो फाई का मान ज्ञात करना है। तो फाई का मान हमें ज्ञात करना है, विद्युत फ्लास्क की इलेक्ट्रिक फाई ई का मान निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फाई ई बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, डॉट है यहाँ पर, क्लास 11th में आपने बहुत इस टाइप से पढ़े होंगे। ठीक है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई वेक्टर का मान कितना दिया है 14 आई के प्लस का 3j के माइनस के 5k केप। ठीक है, डॉट ए का मान कितना दिया है 4j केप। अब देखिए आई के साथ आई वाला है नहीं तो इसको इसकी मल्टीप्लाई नहीं, के वाला नहीं इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाला तो जे की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाई ई बराबर कितना है 3 4 12 हो जाएगा, जे केप डॉट जे केप, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से करना है, क्या करना है, कुछ नहीं किया हमें। देखिए समझ लीजिए फिर से, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए ए का मान दे दिया है यहाँ पर, और बी ई का मान दे दिया है। ए का मान दिया गया है कितना 4 आई के, ठीक है, और बी का मान दिया 14 आई के प्लस के 3j के माइनस 5k के। तो इसके लिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लास्क ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई का मान दिया है, ए पुट कर दिया यहाँ पर, ए का मान दिया यहाँ पर। देखिए आई का यहाँ पर कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, आई का नहीं है, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई का इसको छोड़ दीजिए। इसका कुछ चक्कर नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। 3i जे के है, जे वाला दिख रहा है, तो जे की मल्टीप्लाई कर दिए, 4 12 हो जाएगी, जे के की मल्टीप्लाई कितनी होती है 1 होती है, तो 12 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 12 वोल्ट प्रति मीटर आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमको करना है, कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम चौथा यहाँ पर सेट हमारा पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चौथा सेट शुरू करेंगे। ठीक है, 2022 के, फिर 2020 के सोल्व करेंगे। किसके सोल्व करेंगे 2020 के। ठीक है, सब सोल्व करेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखना।